नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे बच्चों, हमने पीछे वाले वीडियो तक जो नेफ्रॉन की संरचना है और किस प्रकार से, देखिए शुरुआत से हम लोग चले। हम लोगों ने उत्सर्जन की परिभाषा समझी, हम लोगों ने उत्सर्जन के अन्य अंग समझे, हम लोगों ने मानव उत्सर्जन तंत्र समझा, मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंगों को समझा। इसके बाद में हमने जो किडनी होती है मुख्य उत्सर्जी अंग, उसको विस्तार से समझा, उसकी आंतरिक संरचना को समझा, उसकी जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई थी नेफ्रॉन, उसको हमने समझा। इसके बाद में नेफ्रॉन के अंदर मूत्र निर्माण की क्रिया को हमने समझा। आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा मूत्र त्याग किस प्रकार से किया जाता है, भाई जो प्रोसेस है वो क्या होती है उसकी, किस प्रकार से मूत्र निर्मित होने के बाद में उसको शरीर से बाहर त्यागा जाता है। दूसरा मुख्य मूत्र का संगठन, और अगर समय रहा तो मैं आपको किडनी के कार्य भी आज के इसी वीडियो में बताऊंगा। और एक वीडियो इसका और बनेगा, उत्सर्जन से संबंधित रोगों की बात हम एक अलग से वीडियो के अंदर करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं हम लोग आज मूत्र त्याग की। प्यारे बच्चों, मूत्र त्याग की बात करते हैं। देखिए, मूत्र त्याग को अगर बात करें तो मिक्सचुरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिक्सचुरेशन जो है वो कहा जाता है। दोनों मूत्र वाहिनियों, भाई जो किडनी होती है, ये किडनी है, दोनों से एक एक मूत्र वाहिनी निकलती है, ठीक है। जो रेनल पेल्विस भाग है उससे ये निकलती हैं। मूत्र बूंद बूंद करके आता रहता है, दोनों मूत्र वाहिनियों से मूत्र जो है वो बूंद बूंद करके आता रहता है और मूत्राशय में इसका संग्रहण होता है। यहाँ पे एक थैलेनुमा संरचना होती है, उसमें यहाँ आकर ये क्या होता है, मूत्र संग्रहित होता है। यहाँ आकर मूत्र क्या हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। मूत्राशय मूत्र जनन मार्ग से जुड़ा हुआ रहता है। ये मूत्राशय मूत्र जनन मार्ग जो है उससे जुड़ा जो है कनेक्ट में रहता है। मूत्र मार्ग को यूरेथ्रा कहा जाता है। इसकी पेशियां अरेखित व अनैच्छिक प्रकार की होती हैं। अरेखित होती हैं और अनैच्छिक होती हैं, ऐच्छिक नहीं होती। ये हमारे द्वारा इच्छाओं से काम नहीं करती, ये अपने हिसाब से क्या करती हैं, कार्य करती हैं। जो सामान्य अवस्था में तो संकुचित रहती हैं। और मूत्राशय के बढ़ने व खाली करने की क्रिया संग्रहण व रिक्तन प्रतिवर्ती क्रिया, संग्रहण व रिक्ति प्रतिवर्तन क्रिया पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? देखिए प्यारे बच्चों, मैं फिर से बताता हूँ। मूत्राशय के बढ़ने व खाली करने की क्रिया, कहने का मतलब है मूत्र जो मूत्राशय में आता है उसके आने की क्रिया और वहाँ से आगे जाने की क्रिया का जो संग्रहण और रिक्तन मतलब खाली करने की प्रतिवर्ती क्रिया पर निर्भर करती है। कौन सी क्रिया पर निर्भर करती है प्यारे बच्चों? प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है उस पर निर्भर करती है। अर्थात दो प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। जब मूत्राशय भर जाता है, भाई मूत्राशय भर जाता है तो मनुष्य की इच्छा के अनुसार मूत्र मार्ग की पेशियां स्थिर कर दी जाती हैं। तब क्या कर दी जाती हैं? मूत्र मार्ग की जो पेशियां हैं उनको क्या कर दिया जाता है, स्थिर जो है वो कर दिया जाता है, ढीलापन उनके अंदर आ जाता है, जिससे मूत्र का उत्सर्जन हो जाता है, मूत्र को बाहर त्याग दिया जाता है। यह क्रिया मूत्रण या मिक्सचुरेशन कहलाती है और इस क्रिया में डायफ्राम भी सहायता करता है, तनुपट भी सहायता करता है। मूत्र को त्यागने में कौन सहायता करता है? तनुपट या डायफ्राम भी क्या करता है, सहायता करता है। तो प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग मूत्र संगठन की। किसकी बात करते हैं? मूत्र संगठन की जो है वो बात करते हैं कि मूत्र संगठन जो है वो क्या होता है। प्यारे बच्चों, मूत्र संगठन की बात करते हैं तो मूत्र का कंपोजिशन ऑफ यूरिन, भाई मूत्र के अंदर क्या क्या होता है, भाई इसमें संगठित पदार्थ जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो संग्रह नलिकाओं में पहुंचकर ग्लूमेरुलर निस्यंदक मूत्र कहलाता है। भाई ग्लूमेरुलर निस्यंद, जब बोमन संपुट की हमने बात की थी, यहाँ पे केसिका गुच्छ था, ग्लूमेरुलस, इनसे छन के जो बोमन संपुट में आ जाता है उसे प्लाज्मा छनकर इसके अंदर आ जाता है, उसको क्या बोला जाता है? ग्लूमेरुलर निस्यंद कहा था हमने। तो वही लास्ट में क्या कहलाता है? मूत्र कहलाता है।
मूत्र का पीएच आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसका पीएच जो है वो 6 से 8 होता है। कहने का मतलब थोड़ा अम्लीय हो सकता है और थोड़ा क्या हो सकता है, क्षारीय हो सकता है। 6 से 8 पीएच मान होता है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है। मूत्र का रंग यूरोक्रोम वर्ण के कारण पीला होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। यह भी बहुत ही बढ़िया लाइन है यहाँ पे। यूरोक्रोम के कारण इसका रंग जो है मूत्र का कैसा होता है? पीला होता है। तथा इसमें अमोनिया की उपस्थिति के कारण तीव्र गंध आती है। अमोनिया की उपस्थिति के कारण क्या आती है? तीव्र गंध आती है। किसकी उपस्थिति के कारण गंध आती है मूत्र में? अमोनिया की। जबकि ताज़ा मूत्र में गंध यूरेनोइड के कारण आता है। भी ताज़ा मूत्र होता है उसमें यूरेनोइड के कारण गंध आती है और गंध में दुर्गंध बोल सकते हैं हम लोग, और अमोनिया की उपस्थिति के कारण भी इसमें तीव्र गंध आती है। मनुष्य में एक दिन में 1 से 2 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। एक दिन की अगर बात करें तो 1 से 2 लीटर मूत्र का निर्माण जो है वो होता है। यह मात्रा मनुष्य द्वारा जल ग्रहण करने पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? जल ग्रहण। जितना जल अधिक ग्रहण करेंगे उतना ही वो इससे फिर ज़्यादा बनता जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं आगे। तो मैंने बताया मूत्र निर्मित, कितना मूत्र निर्मित होगा सामान्य अवस्था में 1 से 2 लीटर, लेकिन ये पानी पीने की जो हम जितना पानी पिएंगे उतना ही अधिक फिर बनता जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मूत्र का विशिष्ट घनत्व 1.01 से 1.04 तक होता है। एक मनुष्य औसतन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन प्रतिदिन करता है। 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन एक मनुष्य जो है वो औसतन, भाई औसतन अगर देखें तो 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन प्रतिदिन करता है। मूत्र के संगठन की ये तो सामान्य जानकारी हो गई। अब संगठन की अगर हम लोग बात करें तो मूत्र के अंदर जल 95% होता है। जल कितना होता है प्यारे बच्चों? 95% होता है। कार्बनिक लवण 0.5 होता है, 0.5% सबसे ज़्यादा जल होता है। अकार्बनिक लवण 1.5%, जिसमें सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन और PO4-, SO4- और क्लोराइड आयन जो है वो पाए जाते हैं। यूरिया 2.4%, यूरिक अम्ल 0.5%, हिफूरिक अम्ल 0.5% और अमोनिया 0.25%। क्रिएटिन और क्रिएटिनिन नामक जो पदार्थ हैं वो 0.5%। मूत्र की चिकित्सकीय जांच द्वारा कई रोगों की पहचान भी की जाती है। भाई मूत्र जांच की जाती है हॉस्पिटल के अंदर, तो वो कई रोगों की पहचान इसके द्वारा की जाती है, जिसका वर्णन जो है हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। लेकिन रोगों के अंदर हम लोग इसको पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से रोगों के अंदर कौन से रोगों की जांच जो है वो मूत्र से की जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मूत्र संगठन हमारा पूरा हो गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किडनी के कार्यों की बात जो है वो करते हैं। तो इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, वृक्क के कार्य, फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी के कार्यों की बात करते हैं तो 5-6 कार्य जो हैं जिनकी हम लोग बात करने वाले हैं। पहला कार्य जो है वो समस्थापन या होम्योस्टेटिस का है। जब मैंने चैप्टर की शुरुआत की थी उसी समय भी आप लोगों को बता दिया था कि समस्थापन या होम्योस्टेटिस क्या होता है। एक बार पुनः देख लेते हैं। वृक्क शरीर के आंतरिक वातावरण में बनने वाले हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कर शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलन में बनाए रखता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थापन या होम्योस्टेटिस कहते हैं। तो ये पहला इसका मुख्य कार्य होता है। दूसरे कार्य की अगर हम लोग बात करें तो रुधिर का पीएच मान सामान्य बनाए रखता है। रुधिर के पीएच मान को क्या बनाए रखता है? सामान्य बनाए रखता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इस 7.4 होता है रुधिर का पीएच मान, जबकि मूत्र का 6 से 8। यह प्राशन नियमन द्वारा शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। विप्राशन ऑस्मोसिस क्या होता है? जल का अंदर जाना अंतःप्राशन, बाहर आना बाह्य प्राशन। तो इसके जल संतुलन को बनाए रखता है। प्राशन नियमन द्वारा किसको बनाए रखता है? प्राशन का मतलब, प्राशन नियमन का मतलब नियंत्रण, इसको बनाए रखता है। इसके लिए एक हार्मोन काम करता है, 2 हार्मोन है, एक तो ADH जिसे वेसोप्रेसिन बोला था हमने, और एक थायरोक्सिन हार्मोन सहायता करते हैं। ये शरीर में से ठोस व द्रव नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी को हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं। इसके अलावा इसकी बात करें तो यह आवश्यकता से अधिक
औषधीय, रंगाकणु, विटामिन व विषैले पदार्थ को हटाता है। ठीक है ना, आवश्यकता से अधिक शरीर में अगर ये हो तो इनको ये हटाता है। यह धमनी के रक्तदाब को नियमित करता है, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी नियमित करता है। कौन? किडनी। यह उत्तक दरों में सोडियम आयन की सांद्रता को अधिक बनाए रखता है। इस क्रिया में रेनिन एंजियोटेंसिस क्रिया सहायता करती है। ये एक प्रकार की क्रिया होती है जो इसमें क्या करती है? सहायता करती है। इसके अलावा यह रक्त में लवणों की मात्रा का नियमन करता है। इसमें एल्डोस्टेरोन व हार्मोन सहायता करते हैं। अब देखिए, आपकी ज़्यादा हार्मोनों में तो नहीं दे रखा, लेकिन रोगों के अंदर कुछ हार्मोनों की बात हम लोग करेंगे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर वृक्क एरिथ्रोजेनिन एंजाइम का स्रावण भी करता है। किडनी के द्वारा कौन से एंजाइम का स्रावण किया जाता है? ऑक्सीजन की कमी होने पर एरिथ्रोजेनिन नामक एंजाइम का स्राव किया जाता है, जो रक्त की ग्लोबुलिन प्रोटीन से एरिथ्रोपोइटीन का निर्माण करता है। रक्त में प्लाज्मा में 3 प्रोटीन आप लोगों को याद आ गई होंगी, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन निर्माण करता है। यह अस्थि मज्जा को आरबीसी के निर्माण के लिए उत्तेजित करता है। आरबीसी के निर्माण के लिए, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वयस्कावस्था में, अस्थि मज्जा में होता है। और जो ये नष्ट किस में होती हैं? पलिया में होती हैं, इसलिए इन्हें उनका कब्रिस्तान जो है वो कहा जाता है। तो ये बातें तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो के अंदर हमने 3 महत्वपूर्ण टॉपिकों की बात की जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। प्यारे बच्चों, आगे वाले वीडियो के अंदर आपका एक पार्ट इस चैप्टर का रहा है जो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम लोग जो है उत्सर्जन संबंधी रोगों की बात करेंगे। तो अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।